बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम थिन कैपिटलाइजेशन सेक्शन 106 के प्रोविजंस कवर कर रहे थे और आज के इस लेक्चर में हमने थिन कैपिटलाइजेशन के टॉपिक से पर्टेनिंग एक आईकेप के पास पेपर का क्वेश्चन कवर करना है। हमारे पास विंटर 2015 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है और 13 मार्क की वेटेज है सवाल की। रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं सवाल को। कहता है डीसी प्राइवेट लिमिटेड डीपीएल is a resident company 70% owned by Mega International USA MI. On 15 March 2020, DPL received a bank loan of $3 million equivalent to 315 million from MI with an interest rate of 11% per annum. Interest is to be paid half yearly in 8 years and repayment of the principal would commence after 2020. The loan was received to finance a rural development project in Punjab duly approved by the federal government in accordance with the second schedule. तो बेसिकली सवाल की पहला पैरा में कहता है कि जो हमारा सब्जेक्ट टैक्स पेयर है, दैट इज देसी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक रेजिडेंट कंपनी है और इस रेजिडेंट कंपनी के जो 70% शेयर्स हैं वो किसी यूएस कंपनी के पास, मेगा इंटरनेशनल के पास है। 15 मार्च 2020 पे इस रेजिडेंट कंपनी, इस डीपीएल ने कुछ $3 मिलियन का, यानी कि पीके टर्म में 315 मिलियन का लोन लिया एमआई से, अपनी पेरेंट कंपनी से, और इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो 11% पर एनम है। इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली एडीज में पे किया जाएगा और इस लोन की जो प्रिंसिपल रिपेमेंट है वो 2020 के बाद स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे हमारे पास फॉरेन कंट्रोलर और फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी का तो सीधा सीधा हिसाब किताब है। एक रेजिडेंट कंपनी है जिसके 70% शेयर्स एक इंटरनेशनल, एक यूएस की कंपनी के पास है, तो फॉरेन कंट्रोलर और फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी के बारे में क्लियर कट बता दिया। पहले ही पैरा में हमें एक फॉरेन डेट की इन्फॉर्मेशन दी है और फॉरेन डेट की इन्फॉर्मेशन किस तरह से दी है कि फॉरेन डेट एक ऐसी डेट होती है जो कि फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी के लिए लायबिलिटी हो, फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी के लिए लायबिलिटी हो। किसकी तरफ? अपने फॉरेन कंट्रोलर की तरफ, या फिर नॉन रेजिडेंट एसोसिएट ऑफ द फॉरेन कंट्रोलर की तरफ, या फिर किसी ऐसे थर्ड पर्सन की तरफ जिसने फॉरेन कंट्रोलर या नॉन रेजिडेंट एसोसिएट ऑफ द फॉरेन कंट्रोलर से कोई लोन ले रखा हो। और इस डेट के अंदर दो एडिशनल कंडीशंस आ रही हो। पहला ये कि इस डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी के लिए एक अलाउबल डिडक्शन हो, और दूसरा ये कि इस डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम है वो लेंडर के हाथों में पाकिस्तान में या तो टैक्सेबल ही ना हो, एग्जेम्प्ट हो, या फिर लोअर देन कॉर्पोरेट रेट पे टैक्स हो। इस सवाल से इन्होंने हमें सवाल में एक हिंट दी है कि जो लोन है ना वो रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लिया गया है और फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल से सेकंड शेड्यूल के रेलेवेंट क्लॉजेस के तहत लिया गया है। सेकंड शेड्यूल हमारे टैक्स लॉ में एग्जेम्पशन और टैक्स कंसेशन का शेड्यूल है। तो इसका मतलब है कि ये इनडायरेक्टली इस जुमले के थ्रू में ये बताना चाह रहा है कि चूंकि ये सेकंड शेड्यूल के किसी रेलेवेंट क्लॉज के तहत है, तो इस लोन के ऊपर, इस डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम है फॉरेन कंट्रोलर के हाथों में जो इंटरेस्ट इनकम है, या तो वो सेकंड शेड्यूल के तहत एग्जेम्प्ट हो रही होगी या फिर सब्जेक्ट टू लो रेट ऑफ टैक्स हो रही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास पहले पैरा में एक तो ग्रुप स्ट्रक्चर है और दूसरा फॉरेन डेट का जिक्र है। फिर इसके बाद आगे कहता है ऑन 1 जून 2020 DPL received another loan of 1.6 million equivalent to 168 million rupees from MI with an interest at the rate of 6% per annum. Interest on this loan is to be paid monthly in 8 years. And this loan was received for the construction of a new factory building. The repayment of the principal repayment would commence from November 2021. इसके अलावा हमने 1 जून 2020 पे एक और लोन लिया $1.6 मिलियन का, पाक रूपी टर्म में 168 मिलियन का, सेम हमारी पेरेंट कंपनी मेगा इंटरनेशनल से। इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 6% है। अच्छा, यहाँ पे ये कहता है कि ये जो लोन है ना ये फैक्ट्री बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है, यानी कि ये एक नॉर्मल कमर्शियल लोन है। यानी इस लोन के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो हमें एक्सपेंस के तौर पे, डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो जाएगा। और जो भी हमारा लेंडर है, जो भी हमारा पेरेंट कंपनी फॉरेन कंट्रोलर है, इसके हाथों में जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है, चूंकि एक नॉर्मल कमर्शियल लोन है तो लेंडर के हाथों में, फॉरेन कंट्रोलर के हाथों में ये इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल भी हो रही होगी। यहाँ पे कोई सेकंड शेड्यूल की जिक्र नहीं किया। सेकंड शेड्यूल की जिक्र ना करने का मतलब है कि कोई एग्जेम्पशन कंसेशन की बात नहीं की। तो अगर हमारे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस डिडक्टेबल है तो फॉरेन कंट्रोलर के हाथों में इंटरेस्ट इनकम कॉर्पोरेट रेट पे टैक्सेबल है, तो इसका मतलब है कि ये लोन आपके लिए फॉरेन डेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। फॉरेन डेट एक ऐसे लोन का नाम है जिसमें बहुत सारी कंडीशंस में से एक कंडीशन ये भी थी कि लेंडर के हाथों में इंटरेस्ट इनकम या तो टैक्सेबल ही ना हो या फिर टैक्सेबल एट लोअर देन कॉर्पोरेट रेट टैक्स हो। पहले वाले लोन में सेकंड शेड्यूल का जिक्र करके आपको एक हिंट दी थी कि लेंडर के हाथों में इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल नहीं होगी या सब्जेक्ट टू रिड्यूस रेट होगी, लेकिन दूसरा वाला लोन एक नॉर्मल लोन है तो इसका मतलब है ये फॉरेन डेट नहीं है। फिर आगे कहता है ऑन 31 अगस्त 2020 BPL wrote off
1 million in respect of debt owned by one of the MI associate who was based in Australia. The outstanding debt balance in DPL book at the end of the 30th September 2020 was 4 million. कहता है 31 अगस्त पे हमारी रेजिडेंट कंपनी डीपीएल ने 1 मिलियन की एक डेट राइट ऑफ कर दी, 1 मिलियन की एक डेट राइट ऑफ कर दी, यानी कि डीपीएल ने 1 मिलियन का एक रिसीवल राइट ऑफ कर दिया। और ये रिसीवल किससे था सर? ये रिसीवल एमआई के एक एसोसिएट था। और ये एमआई का एसोसिएट कहाँ है सर? ये एमआई का एसोसिएट ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि 1 मिलियन का डीपीएल का एक रिसीवल बैलेंस जो कि एमआई के नॉन रेजिडेंट एसोसिएट से पैसे लेने थे, वो हमने ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ कर दिए। और साल के आखिर में बैलेंस कितना रह गया? साल के आखिर में बैलेंस रह गया 4 मिलियन। अब अगर साल के आखिर में बैलेंस 4 मिलियन रह गया और 1 मिलियन हमने राइट ऑफ कर दिया है, तो इसका मतलब है कि हमारा ओपनिंग रिसीवेबल कितना होगा? 5 मिलियन। हमारा एमआई के एक नॉन रेजिडेंट एसोसिएट से साल के शुरू में 5 मिलियन का रिसीवल होगा, 1 मिलियन राइट ऑफ कर दिया तो साल के आखिर में 4 मिलियन का रिसीवेबल रह गया है। ये इन्फॉर्मेशन मैं क्यों दे रहा है? ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली फॉरेन इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए यूजफुल होती है। फॉरेन इक्विटी कैलकुलेट करते वक्त हम रिसीवेबल बैलेंस ऑफ फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहे होते हैं। फिर आगे कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डीपीएल रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020। हमारा जो ईयर एंड है यहाँ पर वो है 30 सितंबर 2020, यानी कि बेसिकली ये स्पेशल टैक्स ईयर 2021 है, स्पेशल टैक्स ईयर 2021 है। हमारे पास 30 सितंबर 2020 साल के आखिर में एसेट्स इंक्लूडिंग द अबव आउटस्टैंडिंग डेट बैलेंस ऑफ 4 मिलियन 3500 मिलियन, लायबिलिटीज 2870 मिलियन, net profit after taxation for the year 350 million, and amount credited during the year to revaluation reserve 150 million। हमारे पास साल के आखिर में एसेट, लायबिलिटी, नेट प्रॉफिट और अमाउंट क्रेडिटेड टू एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व यानी कि रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट दिया हुआ है। फिर हमसे रिक्वायरमेंट में कहता है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट दैट शैल बी अलाउड एज एन एक्सपेंस, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट दैट शैल बी अलाउड एज इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द टैक्स ईयर 2021। टैक्स ईयर 2021 में हमें कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ होगा, ये बेसिकली हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। और देखिए ग्रुप स्ट्रक्चर तो हमारा सिंपल सा है। ग्रुप स्ट्रक्चर हमारा सिंपल सा क्या है? एक हमारे पास मेगा इंटरनेशनल है जो कि एक यूएस की कंपनी है और इसके पास 70% शेयर होल्डिंग है एक रेजिडेंट कंपनी डीपीएल की। तो डीपीएल फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी बन गई और मेगा इंटरनेशनल फॉरेन कंट्रोलर बन गया क्योंकि इसके 50% से ज्यादा शेयर्स एक नॉन रेजिडेंट पर्सन के पास है। इसके बाद अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर फॉरेन इक्विटी कैलकुलेट करने के बाद हम फॉरेन डेट की लिमिट कैलकुलेट करेंगे। फॉरेन इक्विटी का जो नंबर है, फॉरेन इक्विटी का नंबर एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 106 इन कैपिटलाइजेशन हम कैलकुलेट करते हैं एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। यानी कि अगर हमारा ईयर एंड 30 सितंबर 2020 है तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब है कि 1 अक्टूबर 19 इज द स्टार्ट ऑफ द ईयर और 1 अक्टूबर 19 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पे हमें जो है ना फॉरेन इक्विटी का नंबर कैलकुलेट करना। तो इन्होंने हमें 30 सितंबर 2020 साल के आखिर के नंबर दे दिए कि साल के आखिर में एसेट इतना था, लायबिलिटी इतनी थी, नेट प्रॉफिट इतना था और रिवैल्यूएशन सरप्लस इतना था। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे? बेसिकली हम यहाँ पर वर्क बैक करेंगे। किस तरीके से वर्क बैक करेंगे? अगर हम इक्विटी की एक मूवमेंट बनाए, इक्विटी की मूवमेंट किस तरह से बनती है कि हमारे पास नेट एसेट या नेट इक्विटी एट स्टार्ट ऑफ द ईयर आता है, फिर इसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर, फिर इसमें हम ऐड करते हैं अगर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस कोई अदर कॉम्प्रेसिव इनकम है, फिर इसमें से हम लेस करते हैं डिविडेंड। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई हमने डिविडेंड वगैरह पे किया तो हमारे पास फाइनली नेट एसेट या नेट इक्विटी एट एंड आ जाता है। अब इन्होंने हमें नेट एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर दिया। नेट एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है? 3500 के एसेट और 2870 की लायबिलिटीज। तो ये आ गया 3500 माइनस 2870, 3500 माइनस 2870 तो नेट एसेट्स एट द एंड आ गए 630। अब इस सवाल में कोई डिविडेंड तो नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस की एडजस्टमेंट है 350 और 150, तो 350 और 150।
अगर हमारे पास क्लोजिंग नेट एसेट्स, क्लोजिंग नेट इक्विटी का नंबर है और ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट और ओसीआई का नंबर है, तो मैं नेट एसेट एट द स्टार्ट एज अ बैलेंसिंग नंबर कैलकुलेट कर सकता हूँ। सिंपली 630 माइनस 150 माइनस 350, 630 माइनस 150 माइनस 350, तो ये आ गया हमारे पास 130, ये आ गया हमारे पास 130। ये हमारे पास नेट एसेट नेट इक्विटी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कैलकुलेट हो गया। अब फॉरेन इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि नेट इक्विटी एट स्टार्ट दैट इज 130, इसमें हम अप्लाई करेंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे परसेंटेज शेयर होल्डिंग ऑफ फॉरेन कंट्रोलर, कि फॉरेन कंट्रोलर की इस फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी में कितनी शेयर होल्डिंग है, तो सर 70% शेयर होल्डिंग है। 70% ऑफ 130, अभी फॉरेन इक्विटी कैलकुलेट नहीं होगा, तो 130 का अगर हम 70% करें तो ये आ जाएगा 91, क्या आ जाएगा 91। ये फॉरेन इक्विटी का नंबर नहीं, इससे हम लेस करेंगे डेट ओड टू, डेट owed by one of the MI associate, that owed to FCRC by non-resident associate of FC। FCRC की तरफ किसी की उधारी है, किसकी उधारी है सर, फॉरेन कंट्रोलर की किसी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट की। तो वो कितनी उधारी है, साल के आखिर में 4 मिलियन की उधारी है और ड्यूरिंग द ईयर 1 मिलियन राइट ऑफ कर दिया। हम तो फॉरेन इक्विटी का नंबर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल ओपनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 5, तो 91 से आप ये 5 माइनस करोगे, आपके पास फॉरेन इक्विटी कैलकुलेट हो जाएगी, आपके पास फॉरेन इक्विटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो 91 माइनस 5 ये आ गया हमारे पास 86, तो फॉरेन इक्विटी हमने कैलकुलेट कर ली 86। फॉरेन इक्विटी कैलकुलेट करने के बाद हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिट ऑफ फॉरेन डेट, हमारे पास फॉरेन डेट की कितनी लिमिट है, तो 86 इंटू 3 टाइम्स, 86 इंटू 3 टाइम्स, तो 86 इंटू 3 ये आ गया हमारे पास 258, यानी कि अप टू 258, अप टू 258 अगर कोई फॉरेन डेट है तो इस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। 258 से ज्यादा अगर कोई इंटरेस्ट फॉरेन डेट है तो एक्सेस फॉरेन डेट के अगेंस्ट हमें इंटरेस्ट अलाउ नहीं हो रहा होगा। अब हमारे पास इस सवाल में दो तरह की डेट्स का जिक्र था, एक जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए था जो कि फॉरेन डेट था, और एक जो कि फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए जो कि फॉरेन डेट नहीं है। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाली बात करते हैं, तो लोन नंबर 1 या फॉरेन डेट, कितना अमाउंट है लोन का, लोन का अमाउंट है 315 मिलियन और हमारी लिमिट कितनी थी, हमारी लिमिट थी 258। 315 की टोटल फॉरेन डेट है और हमारी लिमिट कितनी है 258। तो हम यहां पर इंटरेस्ट डिसअलाउड और इंटरेस्ट अलाउड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, टोटल 315 के लोन में से, 315 मिलियन के लोन में से अप टू 258 मिलियन तक की लोन पे इंटरेस्ट अलाउ होगा, तो 315 माइनस 258 जो एक्सेस फॉरेन डेट है इसमें इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। कितना इंटरेस्ट रेट है, 11% का इंटरेस्ट रेट है। और कब से कब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ये लोन लिया गया था 15 मार्च 2020 पे, 15 मार्च 2020 पे, तो 15 मार्च 2020 का मतलब है कि मार्च के 17 दिन से, मार्च के 17 दिन कैसे हुआ है, 15 मार्च वाला एक दिन, 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 15 दिन, 15 मार्च वाला एक दिन, 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 15 दिन, तो टोटल हो गए 16 दिन, और एक 31 मार्च, क्योंकि मार्च का महीने 31 का होता है, तो ये हो गए 17 दिन। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सर जून पे तो ईयर एंड नहीं हो जाएगा, सर अगर नॉर्मल टैक्स ईयर होता तो जून पे ईयर एंड हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारा स्पेशल टैक्स ईयर है, हमारा ईयर एंड 30 सितंबर 2020 है, तो इस वजह से मैं इसे 30 सितंबर तक निकाल चाह रहा हूँ। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 17 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30, ये आ गया हमारे पास 200। और इंटरेस्ट डिसअलाउड कैसे कैलकुलेट किया कि 315 की टोटल 400 माइनस 258 की विद इन लिमिट इंटू 11% इंटू 200 डिवाइडेड बाय 365, तो ये इंटरेस्ट हमारा डिसअलाउड पोर्शन आ गया। इससे अगर मैं कैलकुलेट करूं 315 माइनस 258, ये आ गया 57, मल्टीप्लाई बाय 11% मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 365, तो ये आ गया हमारे पास 3.43, 3.43, ये डिसअलाउड है। और इंटरेस्ट अलाउड कैलकुलेट करने के लिए 258 मल्टीप्लाई बाय
11%, क्योंकि लोन तो सेम ही है, मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 365। बेसिकली ये एक ही लोन है कि अप टू 258 अलाउड है, 258 से एक्सेस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो डिसअलाउड है। तो 258 मल्टीप्लाई बाय 11% मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 365, ये आ गया हमारे पास 15.55। ये हमारा अलाउड इंटरेस्ट है। अच्छा, मेरे सवाल में एक और डेट थी जो कि फॉरेन डेट ही नहीं थी, तो उस पर तो सारा ही इंटरेस्ट अलाउ होगा, तो नॉट अ फॉरेन डेट। जो फॉरेन डेट नहीं है वो कितना है? वो है 168 मिलियन, 6% का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अलाउड 168 मिलियन इंटू 6% का इंटरेस्ट। और ये कब से कब तक है? ये लोन लिया था हमने 1 जून 2020 पे। तो 1 जून 2020 का मतलब है कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 122 डेज। तो 168 मिलियन डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 122 डिवाइडेड बाय 365, ये आ जाएगा 168 इंटू 6% इंटू 122 डिवाइडेड बाय 365, ये आ गया हमारे पास 3.37 3.37। और ये भी जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ये हमारा अलाउड इंटरेस्ट है, यानी कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस हम एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। तो यहां तक हमारा ये सिंपल सा सवाल कंप्लीट हो जाता है। रीजन बीइंग कि हमारे पास बहुत सिंपल सा ग्रुप स्ट्रक्चर था। फॉरेन इक्विटी के कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा काम करवाया गया था, फॉरेन डेट की लिमिट कैलकुलेट की। सवाल में दो डेट्स का जिक्र था, एक डेट फॉरेन डेट थी, दूसरी डेट फॉरेन डेट ही नहीं थी। जो दूसरी डेट फॉरेन डेट ही नहीं थी उस पर सारा इंटरेस्ट अलाउ हो गया। जो डेट फॉरेन डेट थी विद इन लिमिट उस पर इंटरेस्ट अलाउ हो गया, और इन एक्सेस ऑफ लिमिट 3 टाइम्स ऑफ फॉरेन इक्विटी जो एक्सेस डेट थी इस पे हमारा इंटरेस्ट डिसअलाउ हो गया है। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की गुफ्तगू को यहीं तक रखना है। थैंक यू।